हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 8वां लेक्चर होने वाला है हमारा ये आज। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि इस लेक्चर को ना शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखना है, चाहे जितने भी देर का हो, ठीक है। चाहे वो 1 घंटे का हो या 20 मिनट का हो, 25 का हो, 27 का, जितने भी मिनट का आप लोगों को पूरा देखा है, शुरुआत से अंत तक देखेंगे तभी आपको कुछ समझ आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ की मैं गारंटी दे देता हूँ कि आप शुरुआत से अंत तक देखो, फिर बताना कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आया, क्या समझ आया क्या नहीं आया, ये चीज़ बताना। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ हर चीज़ समझ आ जाएगा। टू द पॉइंट मैं करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ जीरो से लेके एकदम करवा रहा हूँ। इसलिए इससे पहला लेक्चर हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में है। उसमें हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात की हमने, और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की है। तो वो लेक्चर का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे की तरफ, तो आगे जाके देख सकते हो वहाँ पे क्लिक करके। और हमारे पास आई सेक्शन में ना पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये अब 8वां लेक्चर होने वाला है, 7 लेक्चर तो वहीं पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और एक चीज़ पहले बता दूं, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। टेलीग्राम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया और आप लोग भी ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे जितने भी PDF नोट्स हैं, बुक्स अवेलेबल हैं हमारे पास, वो सारे का फ़ायदा उठाओ आप, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ आप लोगों के लिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारे 8वां लेक्चर है। तो इसमें हमारे पास बात की है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या, सबसे पहले दिमाग में आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम की बात आ रहा है, वो हम स्पेक्ट्रम से याद आ जाता है कि वही फिर 8वीं क्लास की बात आ जाती है, या हमारे पास जो 12th क्लास में करवाते हैं मेनली एक्सपेरिमेंट, या मेनली जो जूनियर क्लास में प्रिज्म को लेके और वाइट लाइट जो होता है एक रे पास कराते हैं, वहाँ से हमारे विवग्योर यानी 7 कलर्स निकलते हैं हमारे पास, वो चीज़ दिखता है मेनली हमारा, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रम को सुन के तो यही निकलता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कराएं तो यहाँ से भी हमारे पास वही बात है। NCERT में अगर देखा जाए तो NCERT में यही बात किया गया हमारे पास। यहाँ पे NCERT है, तो अगर मैं NCERT के लोगों को खोल के दिखाऊँ तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें मेनली देखने को मिल जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें ये देखो प्रिज्म की बात की है इन्होंने, प्रिज्म में हमें सारे विवग्योर मिल जाते हैं हमारे पास। ये पूरा बात किया गया, जैसे हमारे पास यहाँ पे बात किया है बोर्स मॉडल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम के बारे में बात किया, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम इसको नाम से पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं अब NCERT में यहाँ पे बोर्ड पे अपने। तो हाइड्रोजन यानी H2 गैस। अब H2 क्या, हाइड्रोजन हमारा क्या है, गैस के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिक आर्क जो वेल्डिंग जो यूज़ करते हैं वो उसकी बात कर रहा है, तो 2Hg, और ये भी हमारे गैस के फॉर्म में होता है। इसको हम मॉलिकुलर हाइड्रोजन कह देते हैं, इसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन कह देते हैं, क्योंकि इसमें एटम्स अलग हो जाते हैं हमारे पास, दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं हमारे पास। अब इसमें होता क्या है ये चीज़ देखो, व्हेन मॉलिकुलर हाइड्रोजन इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि मॉलिकुलर हाइड्रोजन को पास किया जाएगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को याद रख लेना हमारे पास। व्हेन दिस एटॉमिक हाइड्रोजन इज हीटेड, इस एटॉमिक हाइड्रोजन को हीट करेंगे किस में, अब बंसन फ्लेम इसलिए लिया आता है। अब इनविजिबल फ्लेम, हम फ्लेम तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बंसन फ्लेम का नाम लिया, इसलिए हम बंसन फ्लेम का ही नाम ले रहे हैं। ये इनविजिबल फ्लेम होता है, मेनली इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको पकड़ के हीट किया जाता है। अगर फ्लेम द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम गेट एक्साइटेड एंड टेंड टू गो द हायर एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, लो लेवल से हाई एनर्जी लेवल चले जाती है, ठीक है। अब देखो दम कहाँ पे है ना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिटर्न बैक आता है कहाँ से, ग्राउंड लेवल पे रेडिएशन हमारे पास। एक्साइटेड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, ये चीज़ हमारे पास काफ़ी देर रखा होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड लेवल रेडिएशन आर इमिट करना, यानी कि ग्राउंड लेवल रेडिएशन में आके इमिट करता है अपने रेडिएशन, यानी कि इमिट करना मतलब टूटता है वो। एंड विच अलाउ द फॉल ऑन द प्रिज्म, प्रिज्म में जाके फॉल होता है, फिर स्पेक्ट्रल लाइन्स हमारे पास बन जाते हैं डिफरेंट रीजन में हमारे पास। जैसे हमारे पास यहाँ पे सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे रीजन ऑफ रेडिएशन दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ दे रखा है। अब ये होता है क्या इसमें, हमारे पास देख लो, सबसे पहले हमारे पास 5 हमारे पास क्या दे रखे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स के नाम दे रखे हैं। अब ये पाँचों हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका हम ना रे डायग्राम भी बनाते हैं, इसका हम लाइनिंग डायग्राम भी बनाते हैं, अभी हम इसके बाद जस्ट बनाएंगे।
तो हमारे पास क्या आता है, लेमन सीरीज। अब लेमन सीरीज हमारे पास सबसे पहले आता है, लेमन सीरीज आता है, ये इसको जो देखा जाता है ना यूवी रीजन में ही मेनली देखा जाता है। अब बिलो द 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे ही देखा जाता है, इसका जो मेनली वेवलेंथ का रेंज होता है। तो ये वेवलेंथ यानी लैम्डा का जो रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से ही होता है, नीचे ही होता है। अब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हमने पढ़ा था 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा था। अब बाल्मार सीरीज़ की बात करते हैं। बाल्मार सीरीज़ जो होता है हमारा विजुअल रीजन होता है हमारे पास, ये चीज़ होता है, और 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज तक यानी वेवलेंथ तक ही रेंज के बीच में दिखता है हमारे पास। तो ये पूछ सकता है आप लोगों से, क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, कौन सा हमारा स्पेक्ट्रल लाइन्स विजुअल रीजन में आता है, तो बाल्मार सीरीज आ जाता है हमारे पास, ये चीज़ रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात है पास्चन सीरीज़ की बात। पास्चन सीरीज हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में आता है, मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट सीरीज आता है, वो भी इंफ्रारेड रीजन में आता है, मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम। फिर एक हमारे पास पी फंड सीरीज आता है, वो भी इंफ्रारेड रीजन में आता है, लेकिन मच मोर ग्रेटर देन 7000 यानी कि 7000 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा उसको क्या चाहिए था, वेवलेंथ का रेंज चाहिए होता, तभी वो जाके दिखता है हमें। इस चीज़ को हमें क्या करना है, इस पांचों को हमें अच्छे से याद रखना है और विजुअल वाले को याद रख लेना है। अब विजुअल वाले में देखो हमारे पास एक आ रहा है, और लेमन सीरीज हमारे पास यूवी रेडिएशन में यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में भी हमारे पास एक ही आ रहा है, बाकी जो चीज़ आ रहे हैं इंफ्रारेड रीजन में आ रहे हैं। इस चीज़ को हमें याद रखना है। तो यहाँ से हमें 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं यहाँ पे। इस चीज़ को आप नोट डाउन करो, फिर आगे हम देखते हैं इस चीज़ को। नंबर ऑफ हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये चीज़ देखो आप। तो लाइन टेढ़े मेढ़े थोड़े बन गए हैं, लेकिन आप थोड़ा देख लेना, लाइन सीधा सीधा होना चाहिए, ऐसे भी ऐसे भी। अब एन इन्फिनिटी लिया है यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास इन्फिनाइट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने 7 से रेंज बना है, 7 से लेकर 1 तक हमने रेंज बना है, किसका, स्पेक्ट्रल लाइन्स का। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान से देखना कि यहाँ से 7 नंबर से हमने लाइन बनाना स्टार्ट किया। एक 7 से लिया, 6 से लिया, 5 से लिया, 4 से लिया, 3 से लिया, 2 से लिया, 1 से लिया। तो ये हमारे पास किस में आता है, लायमान सीरीज में आता है, जो कि हमारे पास यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज में आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये चीज़ आ जाता है। इसके बाद बाल्मार सीरीज हमारे पास होता है, ये एकलौता ऐसा विजुअल रीजन है जो कि एग्जाम में नीट एग्जाम में पूछा भी गया यहाँ पे प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे हमारे पास अब एक नंबर N1 से हम N2 में आ जाते हैं, मान लो N2 में आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। N2 में हमारे पास कितने हैं, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो N2 में वही N7 से ही बनाएंगे, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 तक बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 में हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 1 को छोड़ देता है, क्योंकि 2 वाली लाइन पे तो आ ही रहा है ना, इसलिए। फिर वही हमारे पास पास्चन सीरीज़ की बात करें तो पास्चन में हम तीसरे लाइन पे टच करेंगे और 7 से हम बनाएंगे, ठीक है। 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से बनाएंगे। फिर हम ब्रैकेट सीरीज़ की बात करेंगे, फिर ब्रैकेट सीरीज़ में भी हम किस में 4th लाइन को टच कर रहे हैं और हम किसे 7 से बनाएंगे, 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से बनाएंगे, ठीक है। फिर हम पी फंड सीरीज़ जो हमारा लास्ट आ जाता है इससे बनाएंगे हम। अब पी फंड सीरीज़ में हमारे पास क्या आता है, 5 नंबर N=5 पे आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इस पर हम बनाते हैं तो हमारे पास 5th लाइन को टच कराए तो 7 से और 6 से बनाएंगे, यानी 2 लाइन बनेगी हमारे पास। अब मेनली क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ लाइंस जो होता है ना, यानी n जो होता है हमारा नंबर ऑफ लाइंस होता है हमारे पास। अब नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं हमारे पास ये डिनोट करता है। तो हमारे पास कई सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम एक फार्मूला देखेंगे अभी जिससे हम नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस जिससे हम किससे निकाल सकते हैं वो चीज़ दिखाता मैं। जैसे मान लो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस की बात कराएं, n= मान लो मेरे पास 6 है। अब n=6 में मेरे पास कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, यानी कि n=6 से नीचे नीचे कितने लाइंस हो जाएंगे उस चीज़ को गिन लेंगे। ऐसे हम अगर गिनना चाहें तो हमारे पास कितने आते हैं, n=6 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 6 7 8 9, फिर 10 11 12, फिर 13 14 एक 15, ऐसे n=6 पे हम बोले तो हमारे पास n=6 पे अगर बोले तो हमारे पास कितने 15 लाइन निकल जाते हैं। लेकिन बाकायदा इसका हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है निकालने, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लाइन्स, यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है n-1/2 आ जाता है। अब क्या नंबर ऑफ लाइन्स यानी n है तुम्हारे पास पता है क्या है, 6 है, 6 डाला, अब 6 - 1 डाला, अपॉन में 2 डाल दिया हमने, ठीक है। 6 आ गया तो 6 × 5, ठीक है, अपॉन में आ गया 2, तो 6 × 5 = 30, अपॉन में 2, तो इसका हमारे पास टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 15। अब चाहे आप गिन के निकालोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और आप इस तरीके से निकालोगे n-1/2 से 1-2 से निकालोगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालने का। तो इससे निकालोगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ईजिली निकल जाएगा आपका। वैसे मान लो हमारे पास n= हमारे पास ये हमारा 1 हो गया,
इसको साइड में क्वेश्चन के तौर पे आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। वैसे अगर दूसरे की बात करें हमारे पास n इजकल टू मतलब मान लो 5 पे, अब 5 आ गया n इजकल टू 5, अब 5 पे गिनोगे यानी कि 5 से नीचे वाले पे गिनोगे, तो इसको गिनोगे 1 2 3 4, फिर हमारे पास कितना आ गया 4 5 6 7, फिर 8 9, फिर आ गया 10 आ गया, तो 10 लाइन हमारे पास आता है। अब यही हम इसमें निकाल लेते हैं फॉर्मूला लग के, तो क्या हो जाता है n-1, ठीक है। अगर आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर सॉल्व करना इसको, ठीक है। हमारे पास आ गया 2 इजकल टू हमारे पास कितना आ गया 5 माइनस 1 अपॉन में 2, तो कितना आ गया हमारे पास 5 4/2 अपने 20 अपॉन में 2 आ गया, इजकल टू हमारे पास 10 आ जाता है। हमारे पास कितना आ गया हमारे पास 10, ये हमारे पास 10 आ जाते हैं। तो 10 हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल ऑफ लाइंस हमारे पास 10 आ जाता है। हमने गिन के भी देख लिया। ऐसे और भी कर सकते हो। अगर n इजकल टू 4 की बात कर रहा है, यहाँ पे n इजकल टू 4 की बात कर रहा है, तो 4 पे हम देखेंगे कितने हमारे पास, ये 4 है ना, तो इससे नीचे वाले एलिमेंट 1 2 3 फिर 4 5 1 6 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास कितना आ जाता है, तो इजकल टू n-1 अपॉन में 2 इजकल टू हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया, 4 माइनस 1 अपॉन में 2 आ गया, तो हमारे पास कितना हो गया 4 3 अपॉन में 2 आ गया, तो 4 3 जा 12 अपॉन में 6 इजकल टू हमारे पास 6 आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इस चीज़ को आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। इस चीज़ को नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्स इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट की हम बात करने वाले। सबसे पहले अभी तक तो सारा हम बोर्स ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जितना पढ़ रहे थे, किस में था हमारे पास, बोर्स मॉडल का ही है। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था n-1/2 देखा था, यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो निकाले थे ना, उससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में और मेंस आईटी या जेईई के मेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब लोग जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके देख लो, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला था हमारा कौन सा था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के हमारे पास फॉर्मूले थे हमारे पास लाइन के। तो n-1/2 जो था, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है। इससे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते ही हैं जनरली, ठीक है। इस चीज़ को देख लेना। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, बोर्स इक्वेशन ऑफ रेडियस पे। अब बोर्स इक्वेशन ऑफ रेडियस और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये वैलिड होता है हमारे किसके लिए, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक जो स्पीसीज होते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या है, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम होगा, और भी हमारे पास ऐसे आ जाते हैं। लेकिन हम मेनली इन तीनों की बात करते हैं, हाइड्रोजन की, लिथियम की, बेरिलियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूले आते हैं। ये दोनों फॉर्मूले जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं नीट एग्जाम में, इससे और जेईई मेंस में एग्जाम इससे में क्वेश्चन आते ही हैं। और यहाँ तक की बात करूँ 11th का जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का स्कूल में, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन इस रिलेटेड फॉर्मूले से क्वेश्चन आते ही हैं। अब होता क्या हमारे पास, यहाँ पे देख लो En। अब En क्या है हमारे पास, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी nth ऑर्बिट यानी किस ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में हमें नहीं पता। हम अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो देखेंगे। अब रेडियस Rn की बात करें, यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी nth ऑर्बिट की बात करें, तो ये भी n हमारे पास क्या है, n हमारे पास कुछ ना कुछ दिया रहेगा, 1 2 3 4 जो कुछ भी दिया है, तो उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला देख लो कि En इजकल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 है, ठीक है, यानी 18 है हमारे पास। फिर ब्रैकेट में z² है अपॉन में n²। अब z क्या होता था हमारा एटॉमिक नंबर, याद करो, z हमारा एटॉमिक नंबर होता था, a हमारा मास नंबर होता था। और यहाँ पे लेकिन हमें n मानना है, n हमारे पास क्या है, ऑर्बिट है। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे साइड में लिख रखी है। फिर हमारे पास यहाँ पे z की बात नहीं की, n की बात की है, तो n हमारा क्या है, ऑर्बिट नंबर है, वो भी पिकोमीटर में। अब इसी दोनों फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है ना, अब यूनिवर्सल क्वेश्चन मान सकते हैं सब, क्योंकि हमें यहाँ पे तीन चीज़ निकालना है, एक हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, 3 चीज़ निकालना है। क्या, इन्हीं 2 फॉर्मूले के हिसाब से हमें निकालना है, क्या हमें निकालना है एनर्जी और हमें निकालना है इनका रेडियस। एनर्जी ये रही, रेडियस ये रही, इन दोनों का फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एक बार हीलियम का, एक बार लिथियम का, एक बार बेरिलियम का यूज़ करते हुए निकालेंगे। सबसे पहले हम किसका, हीलियम का यूज़ करते हुए, हीलियम है ना, तो हीलियम का यूज़ कर लेते हैं हम। तो हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर हीलियम के लिए, फॉर हीलियम He+,
इसके लिए हमारे पास अब n क्या दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है, n हमारे पास क्या दे रखा है और हमारे पास z क्या दे रखा है। तो मान लो हमारे पास n यानी कि मास नंबर देते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो एटॉमिक नंबर हमारा यानी z क्या हो गया, 2 हो गया। अब मास नंबर इसका क्या हो गया, हमारा मास नंबर तो हमें ज़रूरत ही नहीं, यानी कि z हमारे एटॉमिक नंबर की बात करें तो 2 हो गया। नाइट्रोजन यानी 1 प्लस चार्ज है ना, तो हमारे पास 1 आ गया हमारे पास। अब इसी के बेसिस पे n और z आ गया हमारे पास, ठीक है, वेल एंड गुड है। अब करें तो करें क्या, अब हम करेंगे क्या, हम En का फॉर्मूला रखेंगे, Rn का फॉर्मूला रखेंगे। तो पहले क्या निकालें हम, पहले En निकाल लेते हैं। En का फॉर्मूला देख रहा, तो En इजकल टू माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है, ठीक है, 10⁻18, ठीक है, अपॉन में z² अपॉन में n² फार्मूला लिख लिया हमने। इसी के बेस पे यहाँ पे हम डाल देते हैं E1 यानी कि हमारे पास 1 हो गया माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18। अब z क्या है मेरे पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू हमारे पास n1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, n1 का स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्टली ऐसा ही, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम डालें तो E1 इजकल टू हमारे पास माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 आ जाती है हमारे पास, 2 2 जा 4 आ जाता है। अब इसी के बेसिस पे हम कर लेंगे तो हमारे पास E1 इजकल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ जाता है। तो इसका अगर हमारे पास देखें तो 8.72 इंटू 10⁻18 आ गया, हाँ 4 दूनी 8, 8.32 के तो 8.72 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, जूल में हमारे पास ये आंसर आ जाता है, किसका, एनर्जी आ गया हमारे पास ये, ठीक है। इन्होंने एनर्जी की बात कर लिया, अब ये आ गया -8 पॉइंट। अब कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, फाइनल आंसर ये निकलेगा, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे ये डिजिट का हो जाए 8 पॉइंट के बाद, तो मेनली हमारे पास ये निकलता है आंसर। अब ये हमारे किसकी बात कर रही है, ये एनर्जी की बात हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ लेते हैं Rn इजकल टू हमारे पास क्या दे रखा है, Rn दे रखा है। Rn हमारे पास क्या है 52.9 अपॉन में 2, और फिर हमारे पास n² दे रखा है, ठीक है, पिकोमीटर में हमारे पास, ठीक है, जनरली यहाँ से हटाते हैं। इसी को हम Rn1 आ गया हमारे पास, 52.9 आ गया हमारे पास, अपॉन में 2 आ गया, n हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो R1 इजकल टू हमारे पास कितना आ गया 52.9 अपॉन में 2 आ गया, इंटू 1 की जरूरत नहीं, तो हमारे पास इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26.45 पिकोमीटर में इसका आंसर आ जाता है हमारे पास। ये आप लोगों का आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से जैसे हमने हीलियम का किया ना, वैसे आप लिथियम का कर सकते हो। लिथियम का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम में हमारा एटॉमिक नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Na इजकल टू 2 आ जाएगा। फिर बेरिलियम पे हमारे पास हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का हमारे पास 4 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो ऐसे इसी तरीके से पुटअप कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करो और वीडियो को ज़रा पॉज करके ना आप लिथियम का बेरिलियम का निकालो, और हम भी करते हैं, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो आंसर मैच कर लेना, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो तब तक, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसके हमारे पास होता है क्या। तो इसको हम मिटाते हैं, अब आ गया ये, तो हम पूरा तो नहीं मेरे पास, नोट डाउन कर लो अच्छे से, पहले मैं साइड हो जाता हूँ। तो 1 हीलियम का इसका ये मिटा देते हैं, Z2 ये हो गया। अरे यार फार्मूला क्यों मिटा दिया मैंने, चलो Rn देखें तो ये हमारे पास मिटाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसका इतना आ गया, लिथियम का आएगा Li2+ का, मेरे पास 1 मिनट, ये मेरे पास 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 3 पे आ गया हमारे पास, ये आ गया। इसमें हम फार्मूला डालेंगे और आंसर पुटअप करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास क्या आता है En इजकल टू, और तो मैं डायरेक्ट फार्मूला डाल देता हूँ ना। ये तो मेरे पास कितना आ गया, सॉरी 2 आ गया, 2 का आ गया मेरे पास -2.18 इंटू 10⁻⁻18। Z मेरे पास दे रखा है 3 का स्क्वायर आ गया, अपॉन में यानी 2 का स्क्वायर आ गया। तो मेरे पास कितना बच जाएगा, ये 2 इजकल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 ब्रैकेट में
3 3 9 अपॉन में 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। E2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है माइनस का, अच्छा इसको हम 18 9 3 18 18 32 18.32 माइनस में आता है, फिर 4 का आ जाता है हमारे पास। तो यही आंसर है हमारे पास। पॉइंट इसको कैलकुलेट करो 9 को, तो माइनस का 19.62 इंटू 10⁻−18 अपॉन में 4 आ जाता है। E2 हम निकालेंगे तो हमारे पास 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 4 4 जो 16, 4 5 जो 20, 4 4 जो 16 हो जाता है। 4.905 हमारे पास आता है माइनस का 4.905 इंटू 10⁻18 जूल आ जाता है। इसी को हम अगर कन्वर्ट करके लिखें, आगे पीछे कर सकते हैं हम, इतना भी आंसर आ रहा है ना आप लोगों का तो सही माना जाएगा। ऐसे हम 49 पॉइंट समथिंग कुछ लेंगे, 49.05, तो हमारे पास E2 आ जाता है कितना 49 माइनस का 49.05 इंटू 10 की पावर माइनस का हमारे पास कितना आ गया 17 जूल आ जाता है हमारे पास। ये फाइनल आंसर है। Rn हम निकाल सकते हैं इसी के बेसिस पे। ठीक है, Rn हमारे पास क्या है यानी रेडियस, तो मेरे पास कितना आ जाता है 2 यानी कि 19 अपॉन में 2n स्क्वायर, और 52.9 अपॉन में 2 इंटू 2 2 4 4 2 2 से कट गया, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर कितना निकल जाता है इसका, 2 से कट गया तो 52 दिन 105.9 पिकोमीटर, 9 या 8 पिकोमीटर के करीब निकलता है। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये हमारा लिथियम का हो गया। वैसे हम बेरिलियम का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बेरिलियम का आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ इसका, ऐसे मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ किसका, बेरिलियम का अगर मैं बताऊँ तो बेरिलियम का En हमारा निकल रहा है, बेरिलियम का हमारा En जो हमारे पास बेरिलियम के लिए जो निकल रहा है हमारे पास कितना निकल रहा है, मैं अगर आंसर हमारे पास कैलकुलेटेड है तो हमारे पास 38.75 इंटू 10 की पावर हमारे पास 17 माइनस का 17 जूल निकल जाता है। वही Rn की बात करूँ तो हमारे पास आ जाता है कितना 238.05 हमारे पास पिकोमीटर में आ जाता है। ये दोनों हमारा बेरिलियम के हो जाता है, बेरिलियम के लिए आंसर हो जाता है, तो ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करो। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं किसके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। हमारे पास एनसीईआरटी में अगर देखें तो हमारे पास एनसीईआरटी में यही चीज़ पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, उस चीज़ को हमने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। अगर आप लोगों को पढ़ना है ना तो आप लोग यहाँ से पूरा चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी में हमारे पास, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, तो यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जैसे रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो ये भी हमारे पास हमने अभी डेल्टा ई निकाला है वो पूरा यहाँ पे दे रखा है। फिर इसके बाद पूरा यहाँ पे ये दे रखा है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। न्यूमेरिकल्स तो हम फिलहाल करने वाले हैं यहाँ पे, हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास जो दे रखे हैं ना, ये चीज़ आप कर सकते हो डेरिवेशन जैसे करके दिखाएं। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 हमारे पास फार्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं वो, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हमारे पास एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कि ये 3 हमारे पास फार्मूले आते हैं मेन। तो 1 2 1 3 फार्मूला, इस 3 फार्मूले से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फार्मूले देखते हैं। तो डेल्टा ई का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, हमारे पास हो जाता है। RH होता है रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल होता है हमारे पास। ठीक है, तो NI है यानी NF दे रखा है, यानी नंबर ऑफ, यानी कि क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारे पास फाइनल और इनिशियल और फाइनल दे रखा है n² में, तो वही चीज़ हमारे पास दे रखा है। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। फिर हमारे पास दूसरा आ जाता है चेंज इन एनर्जी में, हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन में h आ जाता है। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन में हमारे पास hc दे रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हमारे इसी के बेसिस पे हमने 3.29 इंटू 10⁻15 हमारे पास ये आ गया हमारे पास पूरा वैल्यू। तो इस चीज़ को फॉर्मूले को देख सकते हो, एक हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है पूरा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया।
एक हमारे पास ये फार्मूला पूरा देख सकते हो आप, एक फार्मूला हमारे पास एक यहाँ पे आ जाता है। मेनली फार्मूले अगर देखें तो ये हमारे पास ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी हो जाता है हमारे पास, ये भी फार्मूले हो जाते हैं। लेकिन मेन जो फार्मूले एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, तो हमारे पास ये 3 फार्मूले मेनली आते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास वेव नंबर दे रखा है, वेव नंबर का फार्मूला है हमारे पास, इस चीज़ को याद रख लेना है हमें, ये वेव नंबर का दे रखा है। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हो जाते हैं। इसी के बेस पे हम सारे अभी न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। हमारे लिए न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 से रिलेटेड हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना, हम एनसीईआरटी का मेनली है, तो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में बहुत सारे, ठीक है, हम हर एक क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड, जो कि नीट एग्जाम में उससे रिलेटेड आए हुए हैं और जेईई एग्जाम में आए हुए हैं, और हमारे पास स्कूल एग्जाम जो होता है उसमें भी आए हुए हैं। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फिलहाल इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर बगल में देखोगे ना, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी में 2.10 जो हमारे पास दे रखा है, प्रॉब्लम हमारे पास दे रखा है। वो लिखा व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ढूंढना है, इसमें भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ही ढूंढना है। इसमें n = 5 दे रखा है, यानी कि इनिशियल 5 दे रखा है, फाइनल हमारे पास 2 दे रखा है, ठीक है, इनिशियल 5 फाइनल 2 दे रखा है। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से दे रखा है। देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन पूरा दे रखा है यहाँ पे, तो आप कर सकते हो। इसके बाद एनर्जी की बात करें, यहाँ पे एनर्जी भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो ये भी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास हीलियम ऑर्बिट का क्या रखा है, तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम दे रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही हमारे पास RN यानी रेडियस भी दे रखा है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये चीज़ हमारे पास दे रखा है। तो ये ऐसी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल में ना, हमारे पास एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, वही हम उसमें से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या जाता है, यहाँ पे होता क्या क्या हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन लिख लो कि हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड। अब बोल रहा है कि वेवलेंथ हमारे पास है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ हमारे पास निकालना, ये चीज़ हमें पता चल गया, ठीक है। तो लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन अंडरगो ट्रांजिशन एनर्जी हमारे पास दे रखा है, कितना हमारे पास दे रखा है, लेवल विथ n4 दे रखा है, n4 यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, n यानी फाइनल हमारे पास दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, और n इनिशियल हमारे पास, सॉरी इनिशियल ये दे रखा है हमारे पास, ये तो फाइनल ये दे रखा है हमारे पास 2, ये पता चल गया। इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, लैम्डा तो निकालना ही है। लैम्डा निकालने से पहले हमारे पास ये भी दे रखा है कि हमारे पास उसके लिए पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ये भी हमारे पास दे रखा है, तो ये हमें निकालना होगा, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या आता था, हमारे पास फार्मूला आता था फ्रीक्वेंसी = 3.18 इंटू 10 की पावर, हमारे पास कितने आता था, 18 आ जाता था हमारे पास, 3.18 इंटू 10 की पावर 18 अब ये आ जाता था 18, ठीक है, अपॉन 1 फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, फाइनल का और इनिशियल का स्क्वायर आ जाता था। फिर इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ कितना जाता है, ज़रा देख लेते हैं, मार्कर चल नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास तो 3.18 इंटू 10 की पावर 18 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो व्यू = 3.18 इंटू 10 की पावर 18 16 माइनस 1/4, एलसीएम निकाल लेंगे इसका, तो हमारे पास 3.18 इंटू 10 की पावर 18 16 आ जाता है एलसीएम, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 = हमारे पास ये आ जाता है, तो म्यू = हमारे पास 3.18 इंटू 10 की पावर 18, 3/16 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसी के बेसिस पे आंसर आ जाता है। आंसर कितना आता है,
आंसर आता है हमारे पास 9.87। ये आता है 9 माइनस का 9.87 इंटू 10⁻18 ही आ रहा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है हमारे पास। अगर बोले तो म्यू इक्वल टू 0.617 इंटू 10⁻18 आ जाता है। आई थिंक 18 नहीं, हाँ 18। क्या कर रहा हूँ मैं ये, फॉर्मूला क्या था इसका? यहाँ पे हमारा 18 नहीं, यहाँ था 15 हमारा था 15। ठीक, सॉरी इसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। इसका 18 कैसे आ रहा है, 15 आना चाहिए। फिर इसको आगे पीछे हम कर लेंगे थोड़ा, तो हमारे पास आता है म्यू इक्वल टू हमारे पास 6.17 इंटू 10 की पावर हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास 14 आ जाता है। हमारे पास 14 हर्ट्ज आ जाता है, हर्ट्ज HZ। ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल जाता है इसका, आप ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, म्यू हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात की। यहाँ पे हमारे पास किसकी बात की, फ्रीक्वेंसी की बात की इन्होंने। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, लैम्डा की बात करेंगे। लैम्डा की बात करेंगे तो लैम्डा हमारे पास कितना दे रखा है, लैम्डा इक्वल टू हमारे पास कितना देता है, C/म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। C हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 दे रखा है, और म्यू दे रखा है हमारे पास 6.17 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज दे रखा है। लैम्डा इक्वल टू हमारे बेसिस पे देखा जाए तो पावर को सॉल्व कर लेते तो 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 आ जाता है, अपॉन में 6.17 आ जाता है। इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास कितना आता है, 3 इंटू 16 10 की पावर माइनस हमारे पास कितना आता है 6 आ जाता है, अपॉन में 6.17। लैम्डा इक्वल टू हमारे पास आता है 0.486 इंटू 10 की पावर कितना 6 आ जाता है हमारे पास। इसी को अगर 4.86 इंटू 10 की पावर हमारे पास -7 हर्ट्ज में आंसर आ जाता है। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 486 नैनोमीटर में हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। तो हमारे पास ये NCERT का एक क्वेश्चन था हमारे पास, ये चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पे n हमारे पास 4 दे रखा है, n2 दे रखा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, थोड़ा ध्यान से आप लोग कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला क्योंकि माइनस प्लस तो ठीक है, माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। अब फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए मैंने क्या, पावर को मैंने 15 ना करके मैंने 18 कर दिया था ना, ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है ये। ठीक, अभी अगर इसका आंसर ही में काफ़ी ज़्यादा बदलाव डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है कुछ, तो आप लोगों को ऐसे मिस्टेक नहीं करना। अब गलती तो इंसान से होती है, ठीक है, लेकिन ऐसे मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारे पास एक और NCERT का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, कैलकुलेट करना है हमें, क्या करना है, वेव नंबर, यानी वेव नंबर कैलकुलेट करना है हमारे पास। वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ बलमार। अच्छा, बलमार सीरीज़ दे रखी है हमारे पास, तो हमारे पास सॉल्यूशन में अगर लिखें तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, वेव नंबर हमें कैलकुलेट कर लेना, ये चीज़ लिख लेना है। फिर हमारे पास जो हमारे पास क्या आती है, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मार सीरीज़ कि एन हमारे पास इसके लिए क्या आता है, एन इनिशियल हमारे पास आता है 3 और एन फाइनल जो आता है हमारे लिए इसके लिए क्या आता है 2 आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमें देख लेना है अच्छे से। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब वेव नंबर की बात किया ना, तो वेव नंबर का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, वेव नंबर 1.0677। ठीक है, इंटू 10 की पावर 7, 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर आ जाता है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है थी। ठीक है, तो इसी के हम बेसिस पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यूनिट टाइम इन्वर्स हो जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है,
वैल्यू पुटअप करते हैं तो v इनवर्स 1.0967 इंटू 10 की पावर 7 1 अपॉन में n इनिशियल दे रखा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो वेव नंबर इजकल टू हमारे पास 1.0967 इंटू 10 की पावर 7 देखा जाता है ये 39 1/4। इसके एलसीएम क्या आ जाता है हमारे पास, इसका लेंगे तो 36 आ जाता है। 1.0967 इंटू 10 की पावर 7 36 11 9 के टेबल में 36 क्या था 36 4 माइनस 9 इसको कर ले। वेव नंबर इजकल टू 1.0967 10 की पावर 7 इतना आ जाता है माइनस का 5 अपॉन में 36। ठीक है, माइनस का 5 अपॉन में 36 तो ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कह लेते हैं -5 इंटू 1.0967 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन में हमारे पास 36 आ जाता है। इसी के बेस पे यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, मल्टीप्लाई कर लो 5 1 जो 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर निकालो तो कितना आता है 5। तो हमारे पास आता है 5 माइनस में 5.48 आई थिंक इतना आएगा 4.48। ठीक है, 385 अपॉन में हमारे पास, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मैं तो वहाँ से देख रहा हूँ, तो इंटू 10 की पावर 7 आ जाती है। तो वेव नंबर इजकल टू मेरे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास देखूँ तो इसको कैलकुलेट करके माइनस का हमारे पास माइनस का 0.152 इंटू 10 की पावर हमारे पास कितनी आ जाती है 7 आ जाती है। तो इसको हम कर लेंगे एक्यूरेट, तो हम कितना आ जाता है 1.52 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इन्वर्स आ जाता है। आई थिंक ये हमारा आंसर हो जाता है। माइनस है या नहीं है इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, इसे आप देख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है वेव नंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एक आ जाता है। एक हमारा एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, वो 2 फॉर्मूले हमारे पास, रेडियस का और एनर्जी का हमारे पास, उन 2 फॉर्मूले से हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, अब एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट है, तो वो करते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। तो एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि इसी से रिलेटेड हमारे पास में ना एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आ जाता है ये चीज़। ठीक है, तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन हमारे पास ये चीज़ दे रखा है, तो इसी को हम करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसी जैसा क्वेश्चन दे रखा है, एक में हमारे पास रेडियस, एक में एनर्जी निकालने के लिए कह रखा है, ऑर्बिट चेंज है। तो हमारे पास आ जाता है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ पे फिक्स ही बात किया है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास इतना दे रखा है, एंड जूल एटम इनवर्स है दे रखा है। व्हाट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट में क्या दे रखा है हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे पास दे रखा है। तो यानी कि हमारे पास अगर सॉल्यूशन के हिसाब से देखें, सॉल्यूशन देखें और गिवन लिखें हम, n इजकल टू हमारे पास क्या दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, और एनर्जी का हमारे पास क्या आता है, ये फिफ्थ ऑर्बिट दे रखा है हमारे पास, फिफ्थ ऑर्बिट है n इजकल टू। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ई एन इजकल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 सॉरी 18 10 की पावर 18 आ जाता है, अपॉन में हमारे पास क्या आता है n स्क्वायर आ जाता है। ये फॉर्मूला है, इसी के बेस पे इसको पुटअप कर देते हैं। तो हमारे पास आता है माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर 18 आ रखा है माइनस का, अपॉन में क्या दे रखा है n यानी कि हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया। कितना का 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया कितना माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 5 5 25 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आता है 5 5 25, तो हमारे पास कितना आता है 0.0872 इंटू 10 की पावर -18 आई थिंक आंसर आ जाता है। यही आंसर है हमारे पास, चेक कर लेते हैं।
ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। तो इसको हम अगर माइनस में आ रहा था ना, हाँ माइनस में आ रहा था, इसको हम आंसर में कन्वर्ट करें तो 8.7212 है ना, तो हम इसको 10⁻20 आ जाएगा ये आपका अब। और किस में आ जाएगा हमारे पास, यूनिट क्या होती है इसकी, हमारे पास जूल हो जाती है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, वो भी माइनस में। फिर हम इसके बाद कैलकुलेट रेडियस की बात करते हैं, यानी आर की बात कर लेते हैं। हमारे पास आर हमारे पास दे रखा है बोर्थ का 5th ऑर्बिट, यानी n इक्वल टू हमारे पास यहाँ भी क्या दे रखा है 5th दे रखा है हाइड्रोजन एटम के, यानी कि हाइड्रोजन एटम दे रखा है, यानी कि हम लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में हमें दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो 0.529 इंटू मेनली अगर कहें तो n का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में हो जाता है। तो हमारे पास Rn 5th ऑर्बिट के लिए हमारे पास है, ठीक, 5th ऑर्बिट के लिए हमारे पास तो 0.529, अब हमारे पास 5 का 1 मिनट 5 का स्क्वायर हो गया एंगस्ट्रॉम में, तो हमारे पास आ जाता है क्या 0.529 इंटू 5×5=25 एंगस्ट्रॉम में ही। तो हमारे पास कितना आ जाता है 13.225 आया था, 13.225 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। इसको अगर फाइनल आंसर में लिखें तो 1.3225 हमारे पास नैनोमीटर में आ जाता है। ये नैनोमीटर में हमारे पास ये फाइनल आंसर आता है। इसी जैसा क्वेश्चन काफ़ी, ये क्वेश्चन है ना हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इसी से टाइप रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास नीट एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ये लेक्चर आज का हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ। ये हमारा 8वां लेक्चर था, ठीक है। इससे पहले लेक्चर आप लोगों को जो 7th वाला डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और आई सेक्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बार बार यही करूँगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल